हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट कोड BANS 183 जिसका सब्जेक्ट नेम है पर्यटन मानव विज्ञान। यहाँ पे हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो इस PDF से आना तय है और लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये रामबाण साबित होगा। इसे स्टडी करके इजीली आप 50 से 60% नंबर इजीली ला पाएंगे। जो स्टूडेंट अधिक अच्छे तरीके से समझेंगे और लिखेंगे तो उनके मोर देन 80% भी आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू कर सके और आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा सके। ये PDF उन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास का वर्णन कीजिए। तो मानव विज्ञान क्या होता है? तो देखिए, मानव विज्ञान का सीधा और सरल शब्दों में देखें तो मानव जाति का उसका जीवन किस प्रकार का है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसका मानव का विकास कैसे हुआ, उसका समाज कैसा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम संस्कृति, मानव का व्यवहार, मानव का जैविक विकास किस प्रकार से हुआ, उसका भौतिक विकास किस प्रकार से हुआ, उसके मानसिक गुण कौन से हैं, मनुष्य का इतिहास कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हम मानव विकास में अध्ययन करते हैं। और मानव विकास का ये उद्देश्य है कि मनुष्य कैसे विभिन्न पर्यावरण में और संस्कृति में और ऐतिहासिक कारकों को प्रभावित करते हुए और प्रभावित होते हुए अपने जीवन को किस प्रकार से आधार देता है, आकार देता है, ये सारी चीजें हम मानव विज्ञान में पढ़ते हैं। मानव विज्ञान को अगर हम शाखाओं में बांटें तो इसको हम 4 शाखाओं में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आ सकता है आपका सांस्कृतिक मानव विज्ञान। इसमें हम मनुष्य के या मानव के, उसके समाज, उसकी संस्कृति, उसके धार्मिक विश्वास, कला, परंपरा और भाषा और सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है दूसरा आपका भौतिक मानव विज्ञान, जिसमें कि मानव के शारीरिक विकास और उसकी जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका भाषाई मानव विज्ञान, जिसमें हम मानव के भाषा और उसके समाज और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है 4th नंबर पे प्रो ऐतिहासिक मानव विज्ञान, जिसमें कि हम उसके जो प्रारंभिक या जो पुराने अतीत के अवशेष हैं, पुरावशेष हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवाश्म वगैरह आ जाते हैं। तो ये मानव विज्ञान के 4 आप कह सकते हैं इसके क्षेत्र हो गए या शाखाएं हो गई। अब हम बात करें अगर हम मानव विकास में पर्यटन अध्ययन के बारे में, तो देखिए, मानव विकास और पर्यटन का अध्ययन साथ साथ में जो किया जा रहा है, इसका इतिहास देखिए कोई बहुत लंबा नहीं है। इसका अध्ययन हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया है और इसको जो है हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक चरण की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के आसपास में इसका स्टडी मानव विकास और पर्यटन का साथ में लेकर किया जाता है। लेकिन प्रारंभ में जो स्टडी होती है उसका केवल आधार आर्थिक और सामाजिक था कि पर्यटन से समाज में या मानव में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है, केवल वो देखा जाता था। फिर आता है मध्य 20वीं सदी, जिसमें कि 1940 और 1950 के दशक में देखते हैं कि इसमें पर्यावरण इसमें जो पर्यटन है उसको हम केवल आर्थिक और सामाजिक गतिविधि के साथ जोड़कर नहीं देखते, बल्कि उसका सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी करते हैं। तो इसमें सांस्कृतिक तौर पे भी उसको स्टडी किया जाता है। फिर आता है समकालीन अध्ययन, जिसमें 1970 और 1980 के दशक में देखते हैं। तो इस समय तक क्या होता है कि जो पर्यावरण स्टडी है, टूरिज्म स्टडी है, इसको एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू कर दिया जाता है, इसका सेपरेट स्टडी किया जाता है। फिर अगर हम बात करें वर्तमान संदर्भ में, तो इसका ना केवल एक सेपरेट स्टडी, एक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी किया जा रहा है, बल्कि जीवन के, मानव के सभी पहलुओं के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि इसका पर्यावरण, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ कैसा इसका संपर्क है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये PDF आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये PDF उन स्टूडेंट्स को फ्री मिलने वाला है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और ये PDF मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे। वहां आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो PDF आपका तभी ओपन होगा जब उसमें एक पासवर्ड आप फिल करेंगे, और वो पासवर्ड मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, आपको 6 डिजिट का एक पिन मिलेगा या
या पासवर्ड मिलेगा जिसे आप फिल करके इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो में ही मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन और प्रवासन, कल्पित और स्मरणीय यात्रा पर एक नोट लिखें। तो पहले तो बताना है आपको पर्यटन और प्रवासन क्या होता है, फिर बताना है कल्पित और स्मरणीय यात्रा के बारे में, दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए, जब हम पर्यटन की बात करते हैं ना, तो पर्यटन इंसान किस लिए करता है? तो पर्यटन का जो उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन, अवकाश। जब हमें स्कूल की छुट्टी मिलती है या ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो हम पर्यटन के लिए, घूमने के लिए निकल जाते हैं, या हमें जब बोर हो रहे होते हैं, काम से थक चुके होते हैं, तो मनोरंजन के लिए पर्यटन करते हैं। इसके अलावा व्यवसाय के लिए, यानी हमें कोई रोजगार के अवसर देखना है, जैसे प्रगति मैदान वगैरह में, आप दिल्ली से हैं तो देखते होंगे कि यहाँ पे व्यापार मेला लगता है, या नोएडा में व्यापार मेला लगता है। तो इन सब कारणों से हम पर्यटन के लिए जाते हैं, जिसका आधार होता है मनोरंजन, अवकाश, शिक्षा प्राप्त करना, व्यवसाय की जानकारी लेना, या फिर ऐतिहासिक इमारतों को देखना, प्राकृतिक सौंदर्यों का अनुभव करना। तो इन सब कारणों की वजह से हम टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो क्या हम टूरिज्म के लिए स्थायी रूप से जाते हैं? नहीं। जब भी हम छुट्टी पे या घूमने के लिए जाते हैं तो अक्सर क्या जाएंगे, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15 या 1 महीने के लिए जाएंगे, लेकिन वापस हम फिर लौट आते हैं। तो ये होता है आपका पर्यटन, जिसमें कि अस्थायी तौर पे कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए हम इधर उधर के लिए जाते हैं। लेकिन जब प्रवासन के लिए, माइग्रेशन की बात आती है, तो इसमें हमें 2 प्रकार का माइग्रेशन दिखता है। ठीक है, किस प्रकार का? एक तो होता है स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी में यानी कि एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे स्थायी रूप से चले जाता है। बहुत सारे लोग आज भारत के जो हैं, विदेशों की उन्होंने नागरिकता ले रखी है, किसी ने अमेरिकी नागरिकता ले रखी है, किसी ने कैनेडियन ले रखी है, वो वहीं के नागरिक बन चुके हैं। तो स्थायी रूप से उन्होंने प्रवासन कर लिया। कुछ अस्थायी रूप के जाते हैं। तो माइग्रेशन जो है स्थायी और अस्थायी रूप से होता है। इनका लक्षण टूरिज्म नहीं होता, बल्कि कोई अन्य कारण हो सकता है। जैसे कोई अच्छे जो है, अगर अस्थायी रूप से जा रहा है तो आप हो सकता है 2 साल 4 साल के लिए स्टडी के लिए अमेरिका चले जाएं। ठीक है, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो आप स्वास्थ्य के लिए शिफ्ट हो गए। अगर मान लीजिए कहीं पर राजनीतिक स्थिरता खराब हो गई, जैसे कि बांग्लादेश की अभी हालत खराब हो रखी है, तो वहाँ पे जो है आर्थिक, वहाँ की जो है कंडीशन, राजनीतिक कंडीशन खराब है, तो उसके लिए एक देश से छोड़ के लोग दूसरे देश में जाते हैं। भारत में बहुत सारे लोग आने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनको भी राजनीतिक शरण दिया। अगर किसी देश में प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे नेपाल में बहुत ज़्यादा अभी भूकंप आए थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ से लोग भागकर जो है इंडिया आए। तो ये सब कारण होते हैं प्रवासन के, जो कि दीर्घकालीन होते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कल्पित और स्मरणीय यात्रा की। तो कल्पित यानी कि कल्पना, और स्मरणीय यानी कि स्मरण, यानी कि जो जहन में हमारे रह सके। तो कल्पित यात्रा क्या होती है? तो कल्पित यात्रा देखिए, दरअसल ये वास्तविक ना होकर कल्पना से परिपूर्ण होता है, यानी विचारों से होता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपने कोई नॉवल, उपन्यास पढ़ा हो तो उसमें कहानी को कुछ इतने रोमांचित तरीके से लिखा जाता है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो वास्तव में अनुभव करते हैं कि हाँ, वहाँ पे पहाड़ था, या बस में बैठे थे, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से लेखक के द्वारा जिक्र किया जाता है। तो आप भी अनुभव करने लगते हैं कि वो छवि आपके सामने जो है आ रही है। लेकिन ये क्या वास्तविक होता है? नहीं, ये कल्पनाशील होता है, काल्पनिक होता है, हमारे विचारों में होता है। तो इसका स्थान हमें अक्सर जो है विचार और साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? कल्पित यात्रा का। इसका उद्देश्य केवल कल्पना के मात्र तक होता है, जिसमें हम महाकाव्य, उपन्यास और कवि के रचनाओं में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम स्मरणीय यात्रा की बात करें तो ये एक मेमोरेबल जर्नी होती है। जब भी आपको कहीं छुट्टी मिली और आप पूरे परिवार के साथ घूमने गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मनाली गए हैं, शिमला गए हैं, और आपका इतना रोमांचित समय रहा, इतना इंपॉर्टेंट पल रहा कि उसे आप कभी भूल ही नहीं सकते, तो ये आपका स्मरणीय यात्रा रहा। स्मरणीय यात्रा में वास्तविक यात्रा होती है। हम किसी स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थल पे स्वयं या परिवार के साथ वहाँ की संस्कृति देखने, वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर देखने, इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति संक्रमण को परिभाषित कीजिए और उदाहरण के साथ पर्यटन परिघटनाओं पर चर्चा कीजिए। तो संस्कृति संक्रमण यानी कि कल्चरल चेंजेस। तो कल्चरल चेंजेस देखिए किस प्रकार से होता है। जब हम किसी देश में, किसी जगह पे जो है यात्रा के लिए जाते हैं तो उसका देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो हम वहाँ के रीति रिवाज, विश्वास, भाषा, जीवन शैली, कला, विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें बदलाव आती है। ठीक है, इन सब चीज़ों का। अच्छा, मान लीजिए जैसे भारत में जो है विदेशी लोग आ रहे हैं,
ठीक है, भारत में विदेशी लोग किसी क्षेत्र पे आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, तो उनके आने से क्या होगा, हम उनकी संस्कृति से, उनकी कला से प्रभावित होंगे और वो हमारी संस्कृति और कला से प्रभावित होंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हमें जीवन शैली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब एक अगर अमेरिकी भारत आ रहा है टूरिज्म के लिए और यहाँ पे अधिकतर हिंदी भाषी लोग हैं, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ताकि आप उनको इंटरटेन कर पाए, उनकी लैंग्वेज को समझ पाए, उनकी हेल्प कर पाए या आप अपना बिजनेस या व्यापार कर पाए। तो ये होता है आपका इसमें सांस्कृतिक संक्रमण के बारे में, जिसमें भाषा, जीवन शैली, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, ये सब कुछ चेंज होता है। इसमें भी दो तरह का देखने को मिलेगा। एक होता है आंतरिक संस्कृति संक्रमण। आंतरिक में क्या होता है कि यानी अंदर के ही स्थितियों से, यानी मान लीजिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, राजनीतिक स्थिति या सामाजिक दबाव पड़ रहा है या खराब हो गई, तो इससे हमारे संस्कृति के अंदर चेंज आता है। दूसरा आता है बाहरी यानी कि जब बाहरी लोग आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, या बाहरी हम व्यापार, मीडिया और प्रवसन, इन सब चीज़ों के कारण से ये परिवर्तन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप इजिली कर लेंगे। इसके अलावा देखेंगे इस पॉइंट में तो सांस्कृतिक संकट भी उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत अधिक मात्रा में किसी देश के संस्कृति से प्रभावित होते हैं तो हम अपनी संस्कृति को ही भूलते चले जाते हैं और उस देश की भाषा, संस्कृति, जैसे हाल फिलहाल में देखेंगे आप इंडिया में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे फास्ट फूड जो है फास्ट फूड बन चुके हैं, टोटल हम बाहरी खाना खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, ये सारा बाहरी चीज़ है। इसके अलावा हमने अपना जो देसी वस्त्र थे उनको त्याग करके टोटली जीन्स पे आ गए हैं, तो ये इसका कुछ कारण था। फिर आता है शॉर्ट नोट्स, जिसमें कि आपको मूल निवासी और मेज़बान के बारे में बताना है। तो मूल निवासी और मेज़बान दोनों एक ही है और ये लोग वो होते हैं जो किसी एक स्थान पे बहुत प्राचीन समय से, प्राचीन काल से रहते आ रहे हो और उस स्थान की, उस देश की, उस जगह की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के ये वास्तविक संरक्षक होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये लोग कौन हुए, जो उस एक स्थान पे काफ़ी लंबे समय से, प्राचीन काल से रह रहे हो और अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, भाषा, जीवन शैली के प्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये लोग जो है अक्सर अपनी परंपरा और जीवन शैली जो है बाहरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं, बाहरी दुनिया से उतने ज़्यादा संपर्क में नहीं आते। और ये जब कोई पर्यटन उनके जगह पे आता है तो ये अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने खान पान और अपनी जो कारीगरी या जीवन शैली है उसको विदेशियों के सामने या बाहरी लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण। धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण से देखिए तात्पर्य है कि वस्तुकरण से यानी उसको व्यापारिक तरीके से जोड़कर देखना। आज के समय में अगर देखें हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम बात करें वैष्णो देवी की, काशी की, गया की या सिद्धिविनायक मंदिर की, तो यहाँ पे देखिए दो सेंस होता है। एक तो इंसान धार्मिक सेंस से आता है, वो अपनी आस्था को लेकर आता है, लेकिन उसका केवल इतना तात्पर्य नहीं होता, इससे बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार से जुड़ा होता है, उसका वस्तुकरण होता है। जब यहाँ आप आएंगे जरूर कोई ना कोई यहाँ वस्तु खरीदेंगे, हो सकता है प्रसाद खरीदें, कोई उपहार अपने फ्रेंड्स को देने के लिए खरीद लें, ठीक है, वहाँ पे कोई मूर्ति मिल रही है, कुछ चीज़ें खरीदें, तो ये स्थलों का वस्तुकरण होता है। यानी कि धार्मिकता के साथ साथ वहाँ पे पर्यटकों को भी आकर्षित करने के लिए इसका लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है छवि और छवि निर्माण। तो छवि या छवि निर्माण क्या है, ये दरअसल देखिए मीडिया और मीडिया के जितने साधन हैं उनके द्वारा किसी स्थान की जो है प्रचारित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे यदि कोई नई जगह का जो है पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया, ठीक है, हाल फिलहाल में अगर आप देखें जैसे काशी का हो गया या फिर राम जन्मभूमि का हो गया, तो ये केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है बल्कि इनको पर्यटक के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है और इसका छवि निर्माण किया जा रहा है। तो छवि निर्माण में क्या किया जाता है कि वहाँ के सौंदर्य दर्शन फोटोज़ के माध्यम के, वीडियो के माध्यम से या किसी प्रचारक के माध्यम से उस चीज़ को और अधिक जो है बढ़ा चढ़ा कर कहें या माफ़ कीजिएगा उसको और अधिक बढ़ा चढ़ाकर या सुंदरता तौर पे अच्छे तरीके से उसकी छवि प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विभिन्न प्रकार के
पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखें। तो पर्यटन देखिए क्या होता है। पर्यटन में देख, जैसा कि आपको बताया मैंने, आप मनोरंजन के लिए छुट्टी लेकर, अवकाश लेकर, आर्थिक कार्यों के लिए, एजुकेशन के लिए, संस्कृति के लिए, पर्यटन स्थल को देखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप पर्यटन के लिए जाते हैं। तो इसी को आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है, इसको प्रकारों में बांटना है। तो सबसे पहला जाता है सांस्कृतिक पर्यटन। तो सांस्कृतिक पर्यटन में क्या होता है कि हम किसी देश या किसी जगह की, वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल और वहाँ की परंपरा, कला और संस्कृति को जानने के लिए म्यूजियम, मंदिर, महल और अन्य जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका भ्रमण करते हैं। फिर आता है इसमें अगला आपका प्राकृतिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म में क्या होता है कि इसमें हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, मैन मेड चीज़ों को नहीं देखेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे कि किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का वन जीव कैसा है, पर्यावरण कैसे है। इसमें आप कई चीज़ें देखेंगे, जैसे अभ्यारण्यों में हम जाते हैं घूमने के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, ठीक है, नदी, झील, तालाब को देखने जाते हैं। तो ये आपका इको टूरिज्म आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इको टूरिज्म। फिर आता है आपका स्वास्थ्य पर्यटन। स्वास्थ्य पर्यटन में हम अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। हाल फिलहाल में देखेंगे तो हमारे देश में आयुर्वेद का इतना ज़्यादा चलन चल रहा है कि विदेशों से भी लोग आकर कई आश्रमों में यहाँ महीने भर के लिए, 10 दिन के लिए, साल साल भर के लिए यहाँ पे रह रहे हैं और अपने उपचार करवा रहे हैं। फिर आता है धार्मिक पर्यटन। तो धार्मिक पर्यटन पे देखें, एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि विश्व में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, अगर वो भारतीय संस्कृति और परंपरा, हिंदू संस्कृति सनातन से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने पूर्वजों के जो है श्राद्ध के लिए गया जरूर जाता है, ठीक है। तो ये उसका धार्मिक आ गया। या फिर उसकी किसी विशेष स्थान, धार्मिक स्थल से, पूजा अर्चना से उसका जो है संबंध है, जैसे वाराणसी हो गया, ठीक है, वैष्णो देवी हो गया, तो वो वहाँ जरूर आएगा। तो ये आपका धार्मिक हो गया। फिर कारोबारी पर्यटन की बात करें तो इसमें व्यापार सम्मेलन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, प्रयोगशाला लगाए जाते हैं, जैसे कि हम दिल्ली का प्रगति मैदान में व्यापार मेला लगता है, इसके अलावा नोएडा में जो है व्यापार मेला लगता है। तो इन सब जगह पे जाया जाता है उसके लिए, व्यापार के लिए। फिर आता है आपका एडवेंचरस पर्यटन। तो एडवेंचरस पर्यटन में आता है जो लोग साहसिक कार्य करने के लिए इंटरेस्टेड हो, जो लाइफ में एडवेंचर चाहते हो। तो इनमें क्या क्या शामिल है? पर्वतारोही, जो कि पर्वतों पर चढ़ने की, ट्रैकिंग करने की, इसके अलावा रिवर राफ्टिंग होता है, स्कूबा डाइविंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी आती है एडवेंचरस पर्यटन में। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आता है आपका भीमबेटका के पुनरुत्थान और संरक्षण परियोजना पर चर्चा कीजिए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है और ये बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थल है। क्योंकि यहाँ की जो चित्रकला है वो अद्वितीय है, बहुत ऐतिहासिक इमारत यहाँ पे हमें चित्रकला देखने को मिलती है। और इसकी जो चित्रकला थी ना वो विलुप्त ना हो जाए मानव के संपर्क में आकर, पर्यावरण के संपर्क में आकर, इसलिए यहाँ पे यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का स्थान दिया और इसके पुनरुत्थान और संरक्षण की बात की, ताकि यहाँ की जो धरोहर है नष्ट ना हो जाए। अगर भीमबेटका की इसकी गुफाओं की बात करें तो यहाँ की जो चित्रकला है ये करीब करीब 30,000 साल पुरानी चित्रकला देखने को मिलती है। तो इन चित्रकला से ये स्पष्ट होता है कि उस समय के मानव का जीवन यापन कैसा था, उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटती थी। इन चित्रों में हमें कई जानवरों की छवियां देखने को मिलती है, उनके नृत्य, शिकार और अनुष्ठानिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके पुनरुत्थान और संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो चित्रकला है उसका संरक्षण किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय कारकों से हवा, पानी, आंधी, बारिश, तूफान, इन सब चीज़ों से जो है ये इसको नुकसान पहुंच रहा था। तो इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो है इसने इसके पुनरुत्थान की योजना बनाई और इसको देखरेख किया ताकि इसकी चित्रकला को संरक्षित किया जा सके। इसके जो भवन संरचनाएं हैं उसका मरम्मत का कार्य किया गया, जो टूट फूट हो गया था उसको रिपेयर किया गया, और पर्यावरणीय हवा और गुणवत्ता, प्रदूषण जैसी चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को भी कम करने का प्रयास किया गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर आता है पारिस्थितिकी पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म क्या होता है। तो इको टूरिज्म का पहले भी हमने थोड़ा सा आपको जिक्र दिया कि ये जो है इसका उद्देश्य केवल किसी जगह की प्राकृतिक सौंदर्य को देखना नहीं होता, बल्कि इसके कई अन्य लाभ भी होते हैं। इको टूरिज्म में देखिए जो नेचुरल ब्यूटी है,
ठीक है। तो जैसे नदी, झील, पहाड़, तालाब, ठीक है, इन सब जंगल, अभ्यारण्य, तो इन सब जगहों का हम जो है इस विजिट करने जाते हैं और इसके कई फायदे हैं। इको टूरिज्म देखिए शिक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, उनको अपनी प्राकृतिक धरोहर और जो जैव विविधता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनको सशक्तिकरण की बात की जाती है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक और इशू देखा होगा कि जो मालदीव का इशू था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने के लिए अपील किया, ठीक है, और लक्षद्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की बात की और वहाँ के स्थानीय समुदाय को सशक्तिकरण करने की बात की, क्योंकि जितने भी भारतीय थे वो बहुत अधिक मात्रा में मालदीव जाते थे और उनके जाने की वजह से मालदीव का जो इकोनॉमिक था, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, काफ़ी समृद्ध थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये टूरिज्म लक्षद्वीप में शिफ्ट हो जाता है तो इससे हमारे स्थानीय लोगों को भी एक सशक्तिकरण मिलेगा। इसके अलावा इससे शिक्षा और जागरूकता फैलेगी समाज में, ठीक है। पर्यटन के जो है इसमें बात करें तो न्यायपूर्ण और जिम्मेदार पर्यटन की बात की जाती है। इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि आप पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा सके। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, और एक और मैंने आपको बताया लक्षद्वीप का। इसके अलावा आप इसमें संतीबक फॉरेस्ट रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है उसका जिक्र दे सकते हैं, और कई अन्य जो हैं जैसे उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान जो है नैना देवी घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा गोवा की बात कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है सांस्कृतिक धरोहर और संग्रहालयों के बारे में, प्रौद्योगिकी पर्यटन यानी कि आपका जो व्यापारिक पर्यटन होता है, और वैकल्पिक पर्यटन। तो ये सारा आंसर आपका ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।